शेख हसीना के तख्तापलट में बांग्लादेशी सेना का रोल क्या है, अभी कोई छिपी या दबी हुई बात नहीं है, एक ओपन सीक्रेट है। गनीमत यह रही कि सेना ने शेख हसीना को सुरक्षित निकलने का मौका दिया। ये खबर यह भी है कि शेख हसीना न तो इस्तीफा देना चाहती थी, न बांग्लादेश छोड़ना चाहती, लेकिन सेना ने अल्टीमेटम दिया था कि 45 मिनट आपके पास हैं, 45 मिनट में इस्तीफा दे दीजिए और बांग्लादेश से बाहर निकल जाए। इसी के बाद शेख हसीना ने आनंद फानंद में इस्तीफा दिया, बांग्लादेश से बाहर निकली अपनी बहन के साथ। और उसके बाद सेना ने भी ऐलान कर दिया कि वो बांग्लादेश को खुद संभालने जा रही है, बागडोर सेना के हाथ में। लेकिन अब कुछ सवाल हैं जो हर कोई जानना चाहता है। क्या बांग्लादेश में एक बार फिर मार्शल लॉ लगने वाला है? सवाल है कि क्या बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार ने सैन्य शासन का फैसला कर लिया? सवाल है कि क्या बांग्लादेश आर्मी नहीं चाहती कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार बने? सवाल कई हैं और ये तमाम आशंकाएं इसलिए हैं क्योंकि आज की तारीख में बांग्लादेश की सेना के शीर्ष रैंकों में बड़ा फेरबदल कर दिया गया। शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले मेजर जनरल जियाउल एहसन को सेवा मुक्त कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय भेज दिया गया और सेना से दूर कर दिया गया। सेना के कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए। दोनों अधिकारियों के अलावा भी यह अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो एक तरफ शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी, देश से बाहर भागना पड़ा। अंतरिम सरकार का प्रारूप क्या है? जमात इस्लामी की संलिप्तता सामने आती। उसी के बाद जो सेना बागडोर संभालने की बात कर रही थी, उस सेना के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्तियों के तबादले कर दिए जा रहे हैं। ये आज के बांग्लादेश की तस्वीरें हैं और इन तमाम फैसलों के बाद ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, जो कुछ बड़ा घटित होने की आशंका सामने जाहिर कर रहा है। जब किसी देश में कट्टरपंथी ताकतों का कब्जा होता है तो बांग्लादेश से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वहां क्या होता है। जब खुद सेना कट्टरपंथियों की सुरक्षा में तैनात हो जाए तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कौन करेगा? शेख हसीना बचकर वहां से निकल गई, लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1,30,00,000 हिंदू फंसे हैं और कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर अत्याचार करने का जैसे आज लाइसेंस मिल चुका। रिपोर्ट्स बता रही है कि बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। कालीगंज जिले के चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की। हाथीबंधाई जिले के पूर्वो गांव में 12 हिंदू घरों को आग लगा दी गई। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया। यह सिर्फ हिंदुओं के इलाकों को चुना जा रहा है, उनके घरों को, उनके मंदिरों को चुना जा रहा है। बांग्लादेश में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां हिंदुओं पर हमले नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं जहां हिंदुओं के घरों को आग नहीं लगाई जा रही। ऐसा कोई इलाका नहीं जहां घरों के अंदर घुस करके हिंदुओं को बाहर निकाल करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां हिंदुओं के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी ना हो। लेकिन हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं है, किसी को भी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की कोई फिक्र नहीं है। और 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में सिर्फ चीख रहे हैं। उनका आप सुनेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखें सुनकर आपका कलेजा कांप उठा होगा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। कट्टरपंथियों की भीड़ सिर्फ हिंदुओं के घर नहीं जला रही, बल्कि हिंदुओं को भी जला रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ सिर्फ हिंदू परिवारों के घर नहीं लूट रही, बल्कि हिंदू महिलाओं की इज्जत भी लूटी जा रही है। अब आपको एक बांग्लादेशी हिंदू महिला का दर्द हम सुनाते हैं, इसको सुनकर आपकी रूह कांपेगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मिছিল নিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা
গ্লাস বলেন কিচ্ছু রাখে নাই, পিটাই ভাইয়া ফেলাইছে। বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই? কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। ये गुहार बता रहे कि बांग्लादेश में आज की तारीख में हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं। ना लोग सेफ हैं, ना उनके घर सेफ हैं और ना ही उनके मंदिर भी सुरक्षित बचे हैं। खुल्ला जिले में इस्कॉन मंदिर को आग लगा दी। उग्र कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरे मंदिर को तोड़ दिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके आग के हवाले कर दिया। इस्कॉन मंदिर में 200 हिंदुओं ने शरण ली थी, जिन्हें अपनी जान का खतरा है। जी न्यूज ने इस्कॉन मंदिर प्रबंधक परिषद गोविंद दास से बात की। क्या वहां पर अभी मंदिर में किसी तरह का अटैक तो नहीं हुआ इस्कॉन मंदिर पर? अटैक हुआ और ये बाहर डिस्ट्रिक्ट को कल हुआ, कल हुआ? ढाका में नहीं हो रहा है। हाँ, ढाका में नहीं हो रहा है जी। ढाका का डिस्ट्रिक्ट है ना, विभिन्न जिला डिस्ट्रिक्ट है ना, जी जी जी। वहाँ पे विभिन्न हो रहा है। तो जो माइनॉरिटीज हैं सर, क्या जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है, क्या उनको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, ऐसा तो हो रहा है। अच्छा, तो अभी मंदिर में भी लोग हैं क्या सर? इस्कॉन मंदिर में लोग अंदर रुके हुए हैं? इस मंदिर में तो टेम्पल में आवासिक भक्त है ना जी जी। 200 डिग्री रहता है, वही डिग्री है। अच्छा, कितने अंदर बाहर बंद है सब। अच्छा, तो कितने लोग हैं सर मंदिर में? अभी तो ऑलवेज रुकता है 200 डिग्री। कितने सर? 200 लोग हैं अभी। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं की जो हालात हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुलगते थे बांग्लादेश की आपदा में। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के नरसंहार का अवसर खोज लिया। अब आपको एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, जिसको कि आप सांस रोक करके देखिए। ये वीडियो बांग्लादेश के छतरग्राम का है, जहां खुली लूट है। वो शोरूम एक हिंदू का है, भीड़ दुकान के अंदर जा रही है, अपने हाथों में कुछ ना कुछ लेकर के लूट करके बाहर आ रही है। ना उनको कोई रोकने वाला है, ना टोकने वाला है। जिसका जो मन आ रहा है उस दुकान से लूट करके आ रहा है। दुकान लूटने की इकलौती वजह ये कि वो दुकान एक हिंदू की दुकान है। इकलौती वजह ये कि वो दुकान हिंदू की दुकान होने के नाते कट्टरपंथियों के निशाने पर है और इसे दुकान को खत्म किया जा रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ के चंगुल से बचने के लिए बांग्लादेश के हिंदू छिप रहे हैं। घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कब कौन कहां से कट्टरपंथियों की भीड़ आ जाए, उनको मार कर चली जाए, कोई नहीं कह सकता। बांग्लादेश का कोई हिंदू नहीं जानता कि वो कब तक जिंदा है, सांसें कब तक चल रही है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत हिंदू हैं जो बांग्लादेश से भागकर भारत आने में कामयाब हैं। अब आपको बांग्लादेश से भारत आए एक हिंदू की आप बीती सुनाते हैं, जो खुद बताएगा आपको कि प्रदर्शन की आड़ में कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को चिन्हित करके, हिंदुओं को पहचान कर चुन चुन कर मार रही है। আমি রাত্রিবেলা ঘুমাইনি, খাওয়া নাই, স্যার এখানে একটা কেক খেয়েছি, এই পর্যন্ত আসি। পুলিশ বললো যেতে দেবে না, তখন আমি কান্না করলাম, স্যার হয়তো কিছু টাকা দিচ্ছি, না হয় আমাকে ছেড়ে দেন, আমি এই দেশে থাকবে কী করবো না এই ব্যাপার। উনি মোট সহানুভূতিটা দেখালো, ঠিক আছে যান। তোদের খুব করুণ অবস্থা, ঘর বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, অলরেডি স্যার লুটপাট করে দোকানপাট, বাজারে যা দোকান ছিল, দেপাড়াতে ছিল আমার এক আত্মীয়র দোকান, ওর প্রায় 3-4 লাখ টাকার মাল ছিল, কাপড়ের দোকান, ওরে নিয়ে গেছে। ওরগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে জঙ্গি সংগঠন, এরা জামাত বিএমপি। ছাত্ররা কোথাও কারো বাড়ি যাচ্ছে না, কোনো কিছু, সব জামাত বিএমপি স্যার। এগুলো হিন্দুদের উপরে সরাসরি আক্রমণ হচ্ছে স্যার। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक एक मिनट जान पर भारी है और अब बांग्लादेश के हालात हिंदुओं के रहने लायक तक नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव और अत्याचार की कोई हालांकि नई बात नहीं है, लेकिन हुआ बस ये कि अब कट्टरवादी अतिवाद पर आ गए। इतिहास में बताऊं तो 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी। 2011 में घटकर 8.5% रह गई।
और इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.9% रह गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 1,31,00,000 है। लगातार गिरावट हो रही है। उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आबादी में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आबादी में है, बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है और मौजूदा हालात में भारत की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मांग लगातार हो रही है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। वहाँ पे जो अनिश्चितता है, जो एनार्की है और जो लॉलेसनेस है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस समय हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हों, यह जरूरी है। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहे। वहाँ के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में ऐसी सरकार के गठन की तैयारी है जो पाकिस्तान की तरह भारत की बर्बादी के सपने देखे। बांग्लादेश अब एक ऐसे कट्टरपंथियों के कब्जे में है जिनका उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है गजवाए हिंद। और भारत अब सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफ से कट्टरवादी इस्लामिक मानसिकता वाले देशों से घिर चुका है। कई इस्लामिक देशों में तख्तापलट हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि तख्तापलट के इस खेल में उस देश के अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि अल्पसंख्यकों की दुकानों और घरों को चुन चुन कर लूटा जा रहा हो, उनको जलाया जा रहा हो। ना ही ऐसा देखा गया कि अल्पसंख्यकों के मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, उनमें आग लगाई जा रही हो। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, ये हकीकत है और वजह साफ है। जिन देशों में केवल राजनीतिक तख्तापलट हुए वहां ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिन देशों में तख्तापलट की वजह इस्लामिक कट्टरता हो वहां सिर्फ ऐसा होता है। उदाहरण अफगानिस्तान, जहां तालिबान ने बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी। अब वैसे ही बांग्लादेश के नए कट्टरपंथी शासक अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों के लिए शेख हसीना को सत्ता से हटाने से ज्यादा बड़ा मकसद देश के अल्पसंख्यकों का यानी हिंदुओं का खात्मा है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे जमात इस्लामी समेत कई कट्टर इस्लामिक संगठन हैं। भले ही आपको इस तख्तापलट के चेहरे के तौर पर छात्र नेताओं की तस्वीरें कोई दिखा रहा हो, भले ही आपसे कहा जा रहा हो कि इस राजनीतिक तख्तापलट की वजह आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन सच्चाई नहीं है वो। सच्चाई यह है कि तख्तापलट और हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे एक ही वजह है, वो है कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे जमात इस्लामी है। ये एक पाकिस्तानी समर्थक इस्लामी संगठन है। जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर ने छात्र आंदोलन को कट्टर इस्लाम और हिंसा की तरफ मोड़ा। जमात इस्लामी शुरू से बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाए रखना चाहता था। जमात इस्लामी बांग्लादेश में देश विरोधी गतिविधियां लगातार अंजाम देता रहा और हिंदू विरोधी हिंसा में भी जमात इस्लामी का ही हाथ रहा है। इस मामले में उसके कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। बांग्लादेश के जमात इस्लामी की जड़ें पाकिस्तान के जमात इस्लामी से जुड़ी हैं और अब से नहीं। 1971 के मुक्ति आंदोलन में जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया था। इस वजह से 1972 में जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। इस
का मुखिया गुलाम आजम पाकिस्तान भाग गया। उसके 4 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती और उसके बाद सत्ताधारी बीएनपी ने जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया। जमात इस्लामी धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है, उसको सिर्फ कट्टरवाद नजर आता है और यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने जमात इस्लामी के किसी भी तरह के कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। जमात इस्लामी का एकमात्र उद्देश्य बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जमात इस्लामी और उसके छात्र शिविर को हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा माना। गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश के हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले किए गए हैं और इनमें ज्यादातर हमले करवाए तो जमात इस्लामी ने करवाए थे, यानी सीधे तौर पर कट्टरवाद का समर्थक और अल्पसंख्यक हिंदुओं का दुश्मन जमात इस्लामी। और यही वजह है कि जब आरक्षण को लेकर हो रहे प्रदर्शन में जमात इस्लामी और छात्र शिविर की एंट्री हुई तो शेख हसीना ने एक बार फिर इन पर प्रतिबंध लगाया। इन कट्टरपंथी संगठनों की एंट्री के बाद हिंसा, आगजनी और हिंदुओं की टारगेट किलिंग बढ़ गई। शेख हसीना ने इसलिए जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर को आतंकी संगठन बोला, जिसके बाद ये कट्टरपंथी और ज्यादा उग्र हो गए। 1971 की आपको तारीख बताता हूं। 1971 के मुक्ति आंदोलन के बाद जमात इस्लामी पर युद्ध अपराध के कई मुकदमे चले। जमात इस्लामी के चीफ मतिउर रहमान निजामी को युद्ध अपराध का दोषी माना गया और फांसी दी गई 2013 में। जमात इस्लामी पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अलग सेना बनाने का आरोप लगा और जमात इस्लामी की इसी सेना को रजाकार और अल बद्र कहा गया। जमात इस्लामी पर मुक्ति आंदोलन समर्थकों के नरसंहार के आरोप हैं। जमात इस्लामी के दिलावर हुसैन सईदी को नरसंहार, रेप और इस्लाम के नाम पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया। 2013 में उसे फांसी दे दी गई। आरक्षण के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा था, इसमें मुख्य रूप से जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिविर के लोग थे। आरक्षण और शेख हसीना सरकार विरोधी आंदोलन के ये सेंटर क्या क्या थे जरा देखिए आप। पहला सेंटर ढाका यूनिवर्सिटी, दूसरा चटगांव यूनिवर्सिटी, तीसरा जहांगीर यूनिवर्सिटी, चौथा सिलहट यूनिवर्सिटी, पांचवा राजशाही यूनिवर्सिटी। इन पांचों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन पर एक तरह से जमात के इस्लामी छात्र शिविर का कब्जा है। साल 2014 में इस्लामी छात्र शिविर को अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा में शामिल पाया गया। बांग्लादेश को शरिया पर चलने वाले देश बनाने की कोशिशें हैं और ये हालात जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर जैसे कट्टरपंथी संगठनों की देन है। इन्हीं संगठनों की प्लानिंग है। बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसार उल बंगला टीम जैसे कट्टरवादी संगठनों की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। इन कट्टरवादी संगठनों के जो संबंध हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ भी रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान जमात इस्लामी बांग्लादेश के कुछ नेताओं तथा पाकिस्तान के एक ISI एजेंट के साथ लंदन में भी एक बैठक हुई और जिसके की बाद बांग्लादेश में ये अस्थिरता की स्थिति सामने आई, ये अराजकता, हिंसा की स्थिति सामने आई। जमात इस्लामी की विचारधारा पूरी तरह से शरिया वाली है। वो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का चेहरा है और इस आंदोलन में उसने वही किया जिसकी कोशिश वो बांग्लादेश की आजादी के समय से करता आ रहा है। अमेरिका जमात इस्लामी को एक ऐसे संगठन के तौर पर देखता है जो पोटेंशियल थ्रेट है, यानी संभावित खतरा है आतंकवाद को लेकर। द US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंट्री ने 2006 में बताया कि जमात इस्लामी के कुछ बोर्ड मेंबर्स इस्लामिक बैंक में। इस्लामिक बैंक कई आतंकी संगठनों को फंड करता है, जिसमें से एक है जमातुल मुजाहिदीन। जमातुल मुजाहिदीन का पूर्व नेता सईदुर रहमान हबीबगंज में जमात इस्लामी का मुखिया था। आप देखिए डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। साल 2007 में यूरोपियन यूनियन ने सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनल पार्टी को जमात और हिफाजत इस्लाम से दूरी बनाने के लिए कहा था। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम हिंसा और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और इसलिए सरकार को कहा गया कि आप इन दोनों संगठनों से दूरी बनाइए, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि एजेंडे में वही शामिल था। बांग्लादेश के तख्ता पलट में जमात इस्लामी, इस्लामी छात्र शिविर, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बांग्लादेश आर्मी का ही हाथ है। इसमें जमात इस्लामी, इस्लामी छात्र शिविर
अपने कट्टरपंथी एजेंडा पर हैं। वो हिंदू विरोधी हिंसा करते हैं और भारत में आतंकी हमले करवाने की साजिश करते हैं। तो वहीं बांग्लादेशी नेशनल पार्टी और सत्ता मानने को तैयार है। उसे कट्टरपंथियों और सेना का साथ चाहिए। कुल मिलाकर के भारत के लिए पड़ोसी देश से अच्छी खबर नहीं है, हालात सही नहीं है और भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का एक दूसरे से 4096 किलोमीटर का बॉर्डर जुड़ता है। राज्यों की सीमाएं देखी जाए तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर की सीमा, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर की सीमा, मिजोरम से 318 किलोमीटर की सीमा, मेघालय से 443 किलोमीटर और असम से 262 किलोमीटर की सीमाएं जुड़ती हैं। यानी देखा जाए तो बांग्लादेश की ओर से भारत पर खतरा 4096 किलोमीटर में कहीं ना कहीं से आ सकता है। अभी भारत में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये करीब 4096 किलोमीटर का जो सीमा है, यहाँ पर ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जगहों पर सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है। पेट्रोलिंग भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। मेघालय में बहुत सी जगह है जो अनफेंस्ड बॉर्डर है, उन जगहों पर बताया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से 0 पॉइंट से 200 मीटर भारत के अंदर हर दिन शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, जब तक बांग्लादेश की स्थिति में सुधार ना हो। बहुत जवान को लिया गया है, पूरा टाइट सिक्योरिटी है। उसके बाद सेकेंड मैन के हिसाब से आर्मी को भी यहाँ पर रखा गया है बॉर्डर का कुछ नज़दीक में, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठी अगर जबरदस्ती घुस जाए तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर। और एक बात कि ट्रेड रूट जो है ये फुलबाड़ी से बांग्लादेश का जो ट्रेड रूट है ये कल से पूरी बंद है। मैं अभी पेट्रापोल का तस्वीर दिखा दूं, आप देख सकते हो। इस वक्त पेट्रापोल के जो आईसीपी है, चेक पोस्ट का गेट है, उसके सामने हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हो कि सारी यहाँ से जो गुड्स व्हीकल जाती है या फिर पैसेंजर व्हीकल्स जाती है या प्राइवेट व्हीकल्स जाते हैं, सब हर ट्रांसपोर्टेशन पे ही यहाँ पे रोक लगाया गया है। सिर्फ जिन लोगों का पासपोर्ट के साथ वीज़ा है उनको ही इमिग्रेशन करना दिया जाता है। और आपको बता दूं कि इसी बीच बीएसएफ की तरफ से जो बोला जा रहा है कि कल दोपहर से ही ये पूरा चेक पोस्ट जो है ये बंद करके रखा गया है, सील कर दिया गया है। कट्टरपंथी जमात इस्लामी ने अपना राज कायम होते ही सबसे पहले जेलों में बंद आतंकवादियों को छुड़वा दिया। ये वही आतंकी थे जिन्होंने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। बांग्लादेश में शेरपुर जेल से 518 आतंकी छुड़ाए गए, जो कि भारतीय सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जो आतंकी छुड़ाए गए उसमें जमात उल मुजाहिदीन और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी हैं। ये आतंकी जेल से हथियार और कीमती सामान लेकर भागे हैं। सतखीरा जेल से 596 कैदी भगाए गए, जो भारतीय सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से जो कैदी भागे उनमें जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे आतंकी संगठन के आतंकी हैं। जो आतंकी बांग्लादेश की जेलों से भगाए गए वो भारत के लिए खतरा है। जमात इस्लामी जानता है कि भारत पर आतंकी हमला करने के लिए इन आतंकियों को जेल से छुड़वाना जरूरी था। बांग्लादेश का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जिसे एबीटी कहा जाता है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी बांग्लादेश का एक कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन, जिसका एक नाम ग्लोबल इस्लामिक मीडिया फ्रंट भी है। GIMF एक कट्टर इस्लामिक प्रोपेगेंडा चलाने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसके संबंध ओसामा बिन लादेन वाले आतंकी संगठन अल कायदा से भी रहे हैं। मुख्य काम है जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देना और आतंकी हमलों के ट्रेनिंग मैनुअल बनाना। 2015 में GIMF अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ गई और इसके बाद इसका नाम GIMF बांग्ला टीम हुआ। इस संगठन ने कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली, जिसमें अमेरिकी भारतीय नागरिक अभिजीत रॉय की हत्या भी शामिल है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जब GIMF से जुड़ी तो पहुंच अल कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों तक हो गई। इसके बाद एबीटी ने जिहादी मानसिकता से प्रेरित हुआ और भारत पर आतंकी हमलों की साजिशें की। जुलाई 2022 में बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम के 10 आतंकियों को असम में पकड़ा गया। ये बड़ी प्लानिंग में थे। अगस्त 2022 में असम से
अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और अलकायदा के 2 आतंकियों को पकड़ा गया। अक्टूबर 2022 में भी असम पुलिस ने एबीटी से जुड़े आतंकियों का भांडाफोड़ किया था। 2023 के अप्रैल और अक्टूबर में और अगस्त के महीने में असम पुलिस और एनआईए ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के कई आतंकियों को पकड़ा था। असम पुलिस और एनआईए की पूछताछ में बात साफ हो गई कि बांग्लादेश के आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों की फिराक में थे। और सामने आया कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी अलकायदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जमातुल मुजाहिदीन भी भारत के लिए खतरा है। ये सारे वो आतंकी संगठन जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2014 से 2017 के बीच जमातुल मुजाहिदीन के 3000 आतंकी पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत में दाखिल हुए। 2014 में बर्धमान में हुए आतंकी हमले में जमातुल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ रहा। 2018 में बिहार के बोधगया में आतंकी हमलों में जमातुल मुजाहिदीन का हाथ था। 2019 में होम मिनिस्ट्री ने जमातुल मुजाहिदीन को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की तरह बांग्लादेशी आतंकी संगठन भी सीमा पर आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं। यह बात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच में सामने आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जमातुल मुजाहिदीन ने बांग्लादेशी सीमा पर मदरसे और ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए। यह पता यह भी चला कि जमातुल मुजाहिदीन ने भारत पर हमले के लिए इस्लामिक स्टेट के साथ हाथ मिला लिया। यह आतंकी संगठन अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन के साथ मिल रहे हैं। बांग्लादेश में भारत समर्थक शेख हसीना की सरकार थी और इसी वजह से आतंकी संगठन मनमानी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जमात इस्लामिक जैसी पार्टियों का शासन आया। ऐसे में बांग्लादेशी आतंकी भारत के लिए एक नया और बड़ा खतरा बन रहा है।